नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपको थोड़ा सा थंबनेल पीछे का कुछ बदला बदला दिख रहा होगा। तो ये इसलिए बदला बदला है क्योंकि जो पॉलिटी की चीजें होती थी वो खत्म हो गई हैं। 11 लेक्चर में पूरे पॉलिटी को बहुत बढ़िया से कराया गया है। तो आप लोग का तो पहला दायित्व यही है कि पीछे के जितने भी वीडियो, चाहे पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, करंट अफेयर्स के हों, यूपी स्पेशल के हों, या महत्वपूर्ण तथ्यों की जो श्रृंखला है वो सब देख डालिए। और निरंतर फिर जो है सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे चैनल पे बने रहिए। सुबह 9 बजे क्या है कि अब ज्योग्राफी की श्रृंखला चलेगी। आज का जो हमारा क्लास नंबर वो है 1। और सारी हिस्ट्री की चीजें चली रही हैं। और जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा हम कोई और सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद फिर करंट अफेयर्स लाना है। तो यहाँ पूरी मतलब गंभीरता से संस्थान आपके पीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लगा हुआ है और थोड़ा सा चीजें विस्तार से कराने का प्रयास भी कर रहा है, ताकि वो बच्चे जो 10-20 प्रश्न कम रह जाते थे वो इस बार 10-20 प्रश्न कुछ ज्यादा ही करके आए और अपने आप को जो है बहुत अच्छी स्थिति में पाए। आप यहाँ विश्वास मानिए कि डेली अगर आधा घंटा 40 मिनट जो है सुबह, और ऐसे ही 35-40 मिनट शाम को, दोनों मीटिंग यदि आप केवल बने रहेंगे, थोड़ा मन से बने रहेंगे, तो विश्वास मानिए कि जो आप कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत करते थे उससे तो आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। मतलब जो 6-7 क्वेश्चन हर बार जो आप करके आते थे आप लोग और कहते थे सर सिल्ली मिस्टेक हो गया, तो वो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इतने शानदार तरीके से हम रिवीजन करा रहे हैं। और रिवीजन ही नहीं, जो महत्वपूर्ण आने वाले भी संभावित प्रश्न है उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही फ्रूटफुल ये सब बैच है। तो आप लोग तो जरूर इतने बजे चैनल पे बने रहिए। सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। शनिवार का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे किसका होगा, तो वो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, जैसे पहले से चलता आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं सामान्य परिचय के तहत हम भारत का भूगोल पहले देखेंगे और थोड़ी सी भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। तो अगर क्षेत्रफल की चर्चा करें तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत पहले कहाँ है, एशिया महाद्वीप में है और बेसिकली दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। इसका भी आपको ध्यान रखना कि दक्षिण एशिया जो है, सारी दक्षिण एशिया देश है और महाद्वीप कौन है, एशिया। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से जो है वो पूर्वी गोलार्ध में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से यदि भारत को हम देखेंगे तो हम उत्तरी गोलार्ध में, और अगर देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखेंगे तो कहाँ है, हम पूर्वी गोलार्ध में। और भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, बहुत बार पूछा गया है कि हम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर हैं। मतलब पहले स्थान पे कौन है, तो रूस है सबसे बड़ा, फिर कनाडा है, इनका क्रम भी याद रखिएगा, ये क्रम से है भी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन है, फिर हमसे फिर बड़ा ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे रैंकिंग आती है किसकी, हमारी आती है। तो सर जनसंख्या की दृष्टि से भी हमारा स्थान कौन सा है, दूसरा है, चीन सबसे बड़ा है। लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारी जनसंख्या जो है वो चीन से ज्यादा हो गई है। तो इसका ध्यान रखिए, अगर कभी पूछ ले वर्तमान में क्या स्थिति है तो आप यही लगाइएगा कि चाइना सेकंड नंबर पे, भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो गया है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल कितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, तो 36 हैं, जिसमें से 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। तो ये जो हमारा है ये नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए उत्तर में लद्दाख भी आ जाएगा। तो आप लोग चूंकि कश्मीर से ज्यादा जुड़े होते हैं 370 को लेकर के, तो आपको लगेगा कहीं लद्दाख तो नहीं है, लेकिन नहीं, जो नवीनतम है वो दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये दोनों को मिला दिया गया है, जिससे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। तो वही है कि पहले तो ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों को मिला करके अब एक कर दिया गया और यही सबसे नवीनतम जो है केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,200
63 वर्ग किलोमीटर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो मतलब भारत के पास पूरे विश्व का भूभाग कितना है, तो हमारे पास कुल भूभाग कितना है, तो 2.4% हम भूभाग रखते हैं। लेकिन इसी 2.4% भूभाग पर जो है विश्व की 17.5% आबादी रहती है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व वो सर्वाधिक है और सबसे बड़ी जनसंख्या वाले हम देश भी हैं। भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। जैसे अगर भारत का ये जो विस्तार है मुख्य भूमि का, तो ये दूरी कहाँ से कितना है, तो इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। और जो इस तरीके का जो हमारा विस्तार है, तो पूर्व से पश्चिम वाला, तो इसकी दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर है। तो इसका भी आप जो है ध्यान रखेंगे। मतलब हमारी जो लंबाई अधिक है, चौड़ाई थोड़ा सा कम है। अब थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार को देखते हैं। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। तो जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर ये एक पृथ्वी है, सपोज करिए, हम थोड़ा सा, मेरा आर्ट इतना बढ़िया नहीं है, तो ये जो बीचों बीच जो रेखा जा रही है, तो जो 0 डिग्री है ये जो है विषुवत रेखा है, और इसके 23.5 ऊपर नॉर्थ और 23.5 अंश जो है साउथ। तो ये क्या है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और यही इसमें कहा जा रहा है। और जो पृथ्वी पे जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर या अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो पड़ी पड़ी होती है अक्षांश, जो खड़ी खड़ी होती है वो देशांतर रेखा होती हैं। तो अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में जो है वो दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन रेखा बांट रही है, तो ये रेखा बांट रही है, और यही जो है 0 डिग्री अक्षांश है, और इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त मतलब भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो है, ये भाग जो है विषुवत जो वृत्त है ये, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो भाग है विषुवत वृत्त के जो दक्षिण वाला भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इसकी चर्चा, भाई ये जो साउथ वाला जो है, ये सब जो रेखाएं हैं ये दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं, और ये जो रेखाएं हैं विषुवत रेखा के सब चूंकि उत्तर में है, ये रेखाएं जो है वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं इस एक मैप के माध्यम से आपको समझ में आ रही होंगी, और यही चीजें यहाँ बताई गई हैं। देखिए ये क्या है कि ये जो है देशांतर रेखाएं हैं, और ये जो पड़ी पड़ी रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं, तो वो ये रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो है ये भूमध्य रेखा है। यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। और टोटल अगर देखा जाए तो चूंकि उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं, मतलब ये आप फिर से आप मैप को देखिए, अगर ये मैप है तो ये विषुवत रेखा है, तो इसके उत्तर में कितने हैं, 89 अक्षांश रेखाएं हैं, और दक्षिण में भी 89 ही होंगी, क्योंकि जो विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। और तो 89 प्लस 1, और 1 कौन सी रेखा हो जाएगी, ये विषुवत रेखा, तो ये भी तो अक्षांश रेखा ही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 179। 179 कैसे है, वही कि 89 ये वाला, 89 ये वाला, और एक ये वाला, तो टोटल कितना हो गया 179। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है आपसे पूछा जा सकता है।
फिर भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। तो पृथ्वी को मिलाने वाली जो उत्तर से दक्षिण तक जो काल्पनिक रेखा खींची गई है तो उसी को ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा कहाँ से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच शहर से प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री जो है देशांतर कहा जाता है। जैसे विषुवत वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, वैसे जो प्रधान याम्योत्तर जो ग्रीनविच मीन टाइम है जो रेखा है तो उसे जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। और प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को जो है देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देशांतर रेखा ये, अगर ये प्रधान याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा है तो अब इसके इधर ये सब रेखा जो है ये पूर्वी, ये पड़ेगा ईस्ट, ये पड़ेगा वेस्ट, ये पड़ेगा नॉर्थ, ये पड़ेगा साउथ। तो ये पश्चिमी जो है देशांतर रेखाएं हैं और ये जो रेखाएं होंगी इधर की तो ये पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी, वही यहाँ जो है वो कहा जा रहा है। देशांतर रेखाएं जो है वो समानांतर नहीं होती, बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये वाला मैप आप देख रहे होंगे यहाँ वाला, तो यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ आपको देशांतर रेखाएं जैसे ये देखिए एकदम बड़ी बड़ी समानांतर दिख रही है रेखा, लेकिन ये रेखा क्या समानांतर दिख रही है? यहाँ क्या है कि आप अगर विषुवत वृत्त पे जाएंगे तो यहाँ जो है वो चौड़ाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। कहाँ? देशांतर रेखाओं के में। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऐसे है तो ये अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, मतलब वही जो ग्रीनविच टाइम है, तो अब जो देशांतर ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ देख रहे हैं ये चीजें बढ़ रही हैं और यहाँ जो है दूरी कम हो रही, फिर ऐसे होगी तो ऐसे होगी। ये जो देशांतर आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो है डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ क्या है डिस्टेंस, आप ध्रुव पे देखेंगे यहाँ नॉर्थ और साउथ जो पोल है तो वो डिस्टेंस आपको कम दिखेगी। वही चीजें इसमें कही जा रही हैं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम जो है वो 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। तो देशांतर रेखाओं की जो सबसे ज्यादा दूरी होती है कहाँ होती है? तो विषुवत रेखाओं पर होती है। कितनी होती है? तो 111.33 किलोमीटर। कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो चित्र के माध्यम से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो मुझे भरोसा है कि चीजें आप थोड़ा ज्यादा समझ पा रहे होंगे। भारत पूर्णतया कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में हम स्थित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो स्थिति है, भारत की स्थिति जो है वो हम पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में। कैसे उत्तरी गोलार्ध में है? क्योंकि भारत की जो स्थिति है भाई, ये जो है विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के इधर की जो चीजें हैं ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये जो चीजें हैं ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत मतलब विषुवत रेखा के ऊपर है। आप देखेंगे कि हमारे नीचे विषुवत रेखा है, मतलब हमारे बीचों बीच कर्क रेखा जाती है, न कि विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से चूंकि हम ऊपर हैं तो इसलिए कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसकी मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। तो मतलब अगर भारत यहाँ है तो जो हमारी अक्षांशीय स्थिति है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। एवं 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो हमारी जो भारत की स्थिति है ये है। और ये डाटा एकदम याद रखिएगा। अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय स्थिति हमारा कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। और कहाँ है? तो पूर्वी देशांतर, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये पूर्वी देशांतर में भारत है। उष्ण कटिबंधीय भाई भारत, अगर ये मेन देशांतर, अगर ऐसे आप देखें, आप कंफ्यूज ना हो तो समझिए जरा। अगर ये चीजें हैं, आप ये मेन देशांतर 0 डिग्री, तो इधर की जो चीजें हैं वो ईस्ट है, इधर की जो चीजें हैं वेस्ट है, और भारत है कहीं यहाँ। तो अगर यहाँ है तो ये क्या होगा?
पूर्वी देशांतर में होगा, वही यहाँ कहा जा रहा है कि ये पूर्वी देशांतर में हम हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में जो है, तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने आरओ का बैच हमारा नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करें। यहाँ बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कोर्स चलाया जा रहा है और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। तो ये दोनों ही बैच आपके मुख्य परीक्षा को लेकर के, जो अपर वाले बच्चे हैं या जो आरओ वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेहद बेहद जो है वो महत्वपूर्ण बैच है। तो ऐसे में आप इनको ज्वाइन करिए और अपनी चीज़ों को जो है स्थिति को चेक करिए, डेली टेस्ट दीजिए, अपने चीज़ों को इम्प्रूव करिए ताकि जो है मुख्य परीक्षा को पास करिए, फाइनल सिलेक्शन लीजिए। आरओ में तो इंटरव्यू होता नहीं है, तो सोचिए कि मुख्य परीक्षा में पास हुए तो फिर आप एक गजटेड अधिकारी बन गए। और यहाँ अपर में आप खूब बढ़िया अगर मेंस आंसर राइटिंग तैयार किए रहेंगे तो इंटरव्यू आपको प्रभावित नहीं करेगा। इंटरव्यू कभी भी आपके सिलेक्शन को जो है वो प्रभावित नहीं करेगा। इंटरव्यू से प्रभावित आपकी रैंक हो सकती है, और रैंक में भी अब चूंकि जब 200 नंबर का होता था तो थोड़ा ज्यादा प्रभावित होता था, अब तो उतना प्रभावी भी नहीं होता, क्योंकि जो बहुत खराब पाता है वो भी 45-50 नंबर पा ही जाता है, जो बहुत अच्छा पाता है वो 75-70-75 नंबर पा जाता है। तो 20-25 नंबर का ही गैप होता है। तो 20-25 नंबर में यही होगा कि आप एसडीएम बनने वाले रहेंगे, आप बीडीओ बन जाएंगे। लेकिन अगर मुख्य परीक्षा गड़बड़ की है, 1500 अंक का होता है, तो समझ लीजिए कि फिर इंटरव्यू का मुंह कभी जो है नसीब नहीं होगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि पीटी चैंपियन होते हैं, 10-10 बार पीटी पास किए रहते हैं और फाइनल जो है वो इंटरव्यू कभी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो तैयारी ही केवल पीटी के लिए करते हैं। मतलब उनको लगता है पीटी पास हो गए तो बस फाइनल सिलेक्शन ले लिए। तो उनको ये पता ही नहीं है कि पीटी केवल एक भीड़ छाटने की जरिया है। असली जो लड़ाई होती है, जो असली संघर्ष है, वो मुख्य परीक्षा में है। और मुख्य परीक्षा में जब तक आप साल भर खूब शिद्दत से नहीं लगेंगे, तब तक आप सोचिए कि इतना विस्तृत टॉपिक को कवर कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ना तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। यहाँ क्या है कि डेली आपको ऐसे दिया जाएगा, आप लिख कर प्रश्न दिया जाएगा, आप लिख करके दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। आपका आधा एक नंबर भी कटा है, क्यों कटा है देखिए, पूरा कमेंट किया गया है। और फिर जो है मॉडल आंसर दिया जाएगा। संस्थान का ये उद्देश्य है कि आपको इसके द्वारा 750 प्लस प्रश्न, मतलब अगर इतना प्रश्न हम करा के भेजेंगे मुख्य परीक्षा में प्रत्येक टॉपिक से, सोचिए कितनी बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। और इस बार जो हमारे बच्चे मेंस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे वो काफी अच्छी स्थिति में रहे। इसलिए रहे क्योंकि बहुत से प्रश्न तो जब इतना आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बहुत ज्यादा तो यहीं से मिल जाएंगे। और अगर 2-4-6 क्वेश्चन नहीं भी मिलेंगे तो उतना आपको लिखने आ जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट कर करके एकदम परिपक्व हो चुका होता है, तो फिर वो दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए जरूर जुड़िए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्ञान भी रखे हैं और आंसर राइटिंग का अप्रोच नहीं डेवलप कर पाए हैं तो फिर तो चीजें बिखरनी तय है। अब थोड़ा सा भारत एवं कर्क रेखा की स्थिति को देखते हैं। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहते हैं। तो 23.5 डिग्री जो है वो, जैसे ये देखिए, ये विषुवत रेखा है और ये जो क्षेत्र है ये जो है कर्क रेखा है। और यहां जो है ये देखिए ये मकर है। तो ये 23.5 और ये भी 23.5 साउथ है, मतलब ये 0 डिग्री है। तो ये जो रेखा ये कर्क रेखा है और ये जो रेखा ये मकर रेखा है। तो भारत पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है और हमारे बीचों बीच, मतलब भारत के बीचों बीच एक महत्वपूर्ण रेखा जाती है, कर्क रेखा जाती है। वही आप बता रहे हैं, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कई बार पूछा गया है कि ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिए गुजरात से शुरू करिए, जो हमारी पश्चिमी रेखा, पश्चिमी जो राज्य है गुजरात, उसके बाद ज्येष्ठ राजस्थान में आ जाइए, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे थोड़ा सा मैप के माध्यम से देखिए तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये गुजरात है, तो कर्क रेखा भारत के देखिए बीचों बीच से जा रही है और यही जो है ये 23.5 अंश ये नॉर्थ में है।
तो आपको ये गुजरात दिख रहा होगा। फिर ये देखिए हल्का सा यहाँ किसको टच कर रही है, महाराष्ट्र को टच कर रही है। फिर हम आ गए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ आ गए, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में आ गए, झारखंड के बाद हम पश्चिम बंगाल में आ गए, और उसके बाद ये जो क्षेत्र देखिए त्रिपुरा है और ये जो है मिजोरम है। तो इस तरीके से कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से, यही लिखा गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती है। तो जब विषुवत रेखा से, जो हमारी ये विषुवत रेखा है, तो आप लोग ये जानते होंगे कि जो सूर्य का प्रकाश है, अगर यहां आप सूर्य को बनाएंगे तो ये जो प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश इसी के बीच में पड़ता है, और सूर्य जो है यहीं से इधर ही, इतने में ही रोटेट करता है। मतलब सूर्य आता कहाँ है, तो सूर्य की जो अधिकतम उत्तरी जो चीजें आती है, सूर्य यहां तक आता है, मतलब कर्क रेखा तक जाता है मैक्सिमम। और जैसे जैसे सूर्य जो है कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो होगा क्या, जो उत्तरी गोलार्ध में है और जहां मतलब जिसमें हम लोग हैं, तो यहाँ दिन की अवधि जो है बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगे, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य लंबवत चमकने लगेगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा। ऐसे में क्या होगा कि दिन की अवधि बढ़ जाएगी। तो जब दिन की अवधि बढ़ जाएगी तो रात की अवधि छोटी हो जाएगी। और जब यहाँ है तो सूर्य की जो स्थिति है, तो यहाँ दिन की अवधि ज्यादा बढ़ी हुई है और यहाँ जो है दिन की अवधि घटी हुई है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन होता है, मतलब मकर रेखा से, ये जो मकर रेखा जब इसके नीचे आने लगता है, मतलब विषुवत रेखा से मकर रेखा की तरफ आने लगता है, तो ये दक्षिणायन की स्थिति होती है। और ऐसे में फिर क्या होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध है वहां रात की अवधि बड़ी हो जाती है और दिन की अवधि छोटी होने लगती है। आप ऐसे देखिए कि जो ठंडक का सीजन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडक क्यों पड़ता है, क्योंकि सूर्य जो है अब कर्क रेखा पे न चमक करके वो चला गया, शिफ्ट हो गया है कहाँ, तो मकर रेखा पे। तो जब सूर्य मकर रेखा पे आ गया है तो सूर्य का प्रकाश अब ज्यादा कौन पा रहा है, मकर रेखा पा रहा है। तो मकर रेखा मतलब के पे स्थित जो देश होंगे, अब यहाँ क्या है कि यहाँ दिन की अवधि बड़ी हो जाएगी और रात की अवधि छोटी हो जाएगी। और कर्क रेखा पे, सॉरी हाँ, कर्क रेखा पे जो देश होंगे वहां क्या होगा, तो वहां रात की अवधि बड़ी हो जाएगी और दिन की अवधि छोटी हो जाएगी। वही यहाँ कहा जा रहा है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। मतलब अगर देखा जाए तो जो 21 जून की अवस्थिति होती है, तो जो सूर्य जो उत्तरायण होता है कर्क रेखा की तरफ, तो सबसे सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इसके बाद जो है पुनः फिर ये विषुवत रेखा की तरफ आने लगता है, और फिर विषुवत रेखा से आते आते फिर ये कहाँ आने लगता है, मकर रेखा की तरफ। तो यही बताया जा रहा है 21 जून की जो तिथि होती है। और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। माही नदी कर्क रेखा को जो है वो 2 बार काटती है। तो जो ये हमारा कर्क रेखा है, तो एक माही नदी है, इसको 2 बार काटती है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। अब इसके आगे हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। इन सब के बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है। अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। और साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का जो है टेलीग्राम का लिंक है, अभी तक आप लोग इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करें, क्योंकि क्या है कि कोई भी सूचना सबसे पहले हमारे संस्थान के द्वारा यही दी जाती है। साथ ही साथ ये हमारे यूट्यूब के 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा जो चैनल है हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद जो है फ्रूटफुल है, और ये आप ही के चैनल हैं, इन्हें आप ही के सहयोग से आगे भी बढ़ना है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि अगर इतनी मेहनत से संस्थान आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि एटलीस्ट कम से कम एक कमेंट तो करें, लाइक करें, और हो सके तो आप इसको शेयर भी करें, ताकि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक हो सके। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।